ऑपोजिशन की तरफ से, विपक्ष की तरफ से इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। खड़ा करने का निर्णय लिया है और वो निर्णय यूनानिमसली हमने किया है। मुझे खुशी होती है कि सभी अपोजिशन पार्टी एक होकर एक नाम पे अगर मिल के लड़ने के लिए तैयार है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट डेमोक्रेसी का और लोकतंत्र का है। क्योंकि जब कभी भी लोकतंत्र और संविधान खतरे में होता है तो अपोजिशन के लोग एक होकर अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। तो इसीलिए हमने ये तय कर दिया है कि इस इलेक्शन में एक अच्छे उम्मीदवार को, एक अच्छे कानूनदा आदमी को और एक अच्छे स्वभाव के जो उम्मीदवार है उसको हम खड़ा करने जा रहे हैं। वो इसलिए मैं आपके सामने 4 लाइन पढ़ूंगा। इस व्यक्ति का भी व्यक्तित्व भी मालूम होगा और ये उनकी कार्य का आपको परिचय भी होगा। Sri B. Sudarshan Reddy Garu is one of the India's most distinguished and progressive jurists. He has had a long and eminent legal career, including as judge of the Andhra Pradesh High Court, Chief Justice of Guwahati High Court and Judge of the Supreme Court. He has been a consistent and courageous champion of social, economic and political justice. He is a poor man, and many judgments, if you read, you will know that how he favored the poor people and also protected the constitution and fundamental rights. This vice presidential contest is an ideological battle. It is not just a battle, it is an ideological battle, and all the opposition party agreed on this. That's why we are contesting unitedly. The opposition parties have nominated Sri B. Sudarshan Reddy Garu as their joint candidate since he reflects fully and values that saved our country's freedom movement so profoundly, and the values on which our country's constitution and democracy have been anchored. All these values are under assault, and therefore our collective and determined resolve to fight this election. So this is the name, and we had meeting just now and everybody consented and agreed this name. So we are fielding him as a vice president candidate. Thank you very much. नमस्कार साथियों, अभी अभी खड़गे जी ने जो घोषणा की है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी जी विपक्ष की ओर से एक जॉइंट उम्मीदवार हैं इस उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। इन्होंने अभी अभी कहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव एक विचारधारा का टक्कर है, और क्योंकि सुदर्शन रेड्डी जी हमारे स्वाधीनता संग्राम और हमारे संविधान के मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं, मूल्यों के लिए उन्होंने अपनी सारी जीवन लड़ाई लड़ी है, वो उम्मीदवार बने हैं।
और सारे विपक्ष पार्टियों ने सर्वसम्मति से इनका नाम चुना है। मैं खरगे जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सारे विपक्ष के पार्टियों के ओर से देश को एक विकल्प के रूप में बी सुदर्शन रेड्डी गारू का नाम उपराष्ट्रपति के लिए घोषणा की है। मैं अभी आपको भोजन के लिए आमंत्रित करता हूं। शुक्रिया। तो देखिए, एनडीए से सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के और विपक्ष ने बी सुदर्शन रेड्डी को विपक्ष का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिया है। The importance of candidate and how important he is already Jairam Ramesh explained. Further, I don't want to say anything. Thank you for all the media people coming, and tomorrow all opposition party members, MPs are meeting in Central Hall 1 o'clock. This is for your kind information. Thank you. कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। उन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी को विपक्ष का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं बी सुदर्शन रेड्डी, और साथ ही साथ गोवा के पहले लोकायुक्त भी वो रहे। और अब स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है। आज ही एनडीए संसदीय दल की मीटिंग हुई और उसमें सीपी राधाकृष्णन को बतौर उम्मीदवार उनके नाम की घोषणा कर दी गई, उनके नाम पर मुहर लग गई और सर्वसम्मति से एनडीए ने फैसला किया सीपी राधाकृष्णन के नाम पर एकमत होकर। वहीं बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे, यानी ऑपोजिशन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे और सर्वसम्मति से पूरे ऑपोजिशन ने मिलकर उनके नाम पर मुहर लगाई है। कल दोपहर 1 बजे सेंट्रल हॉल में बैठक होगी। बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके नाम का ऐलान कर दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और गोवा के पहले लोकायुक्त रहे बी सुदर्शन रेड्डी का नाम सर्वसम्मति से ऑपोजिशन ने तय किया है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर। तो जैसा कि थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि सर्वसम्मति से एक उम्मीदवार के नाम पर सहमति बनी है और अब यह तय हो गया है कि विपक्ष की तरफ से भी अपना उम्मीदवार उतारा जाएगा। तो ये देखिए, जो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अब एनडीए उम्मीदवार और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार के बीच उपराष्ट्रपति पद के लिए ये रेस होगी। सीपी राधाकृष्णन को पहले एनडीए ने उम्मीदवार के तौर पर उतारा और अब सुदर्शन रेड्डी के नाम को फाइनलाइज किया गया है इंडिया ब्लॉक की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर। और रजनीश रंजन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ऑपोजिशन की तरफ से सीपी राधाकृष्णन के अगेंस्ट बी सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। रजनीश, क्या जानकारी और दी गई है? और अब यह मुकाबला भी काफी रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार, उनके नाम का ऐलान हुआ और दूसरी तरफ से ऑपोजिशन ने भी अब उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। रजनीश, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, देखिए, अपोजिशन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये इस नाम की घोषणा की है और बड़ी बात ये थी कि जब अनाउंसमेंट हो रहा था तो लगभग बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी, कंटिन्यू करें।
देखिए, जब अनाउंसमेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया उस वक्त यहाँ पर इंडिया ब्लॉक के तमाम लीडर्स मौजूद थे। तमाम नेताओं की मौजूदगी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये साफ कहा है कि इस एक नाम पर बी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर सहमति बनी है, यूनैनिमस डिसीजन है। और उनका परिचय उन्होंने कराया कि एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से लेकर असम गुवाहाटी के हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस रहे, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे और कई बड़े और निर्णायक ऐतिहासिक फैसले उन्होंने दिए हैं। और एक बेदाग छवि के ज्यूरिस्ट और बड़े व्यक्तित्व वो रहे हैं और उनके नाम पर ये सहमति बनी है। और इस लिहाज से तमाम राजनीतिक दलों ने, विपक्ष की तमाम पार्टियों ने उनके नाम पर कोई विरोध नहीं जताया। कल इस तरह की खबरें आई थी कि डीएमके ने एक पूर्व वैज्ञानिक का नाम सुझाया है, कुछ नाम महाराष्ट्र से बताए गए हैं, कुछ नाम पश्चिम बंगाल से बताए गए हैं, लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी एक ऐसा नाम इनके सामने आया जिस पर किसी तरह का कोई विरोध नहीं था। और उनके पूरे जो उनका कैरियर रहा है बतौर लीगल व्यक्तित्व के तौर पर वो बेदाग रहा है और इसी लिहाज से ये बड़ा नाम विपक्ष की ओर से अनाउंस किया गया है। बड़ी बात यह है कि जो आंकड़े हैं वो कितना विपक्षी पार्टियों के साथ में है ये आकलन आप कर सकते हैं, लेकिन एक परंपरा हमने देखी है 2014 के बाद 2017 में जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो विपक्ष ने अपना उम्मीदवार दिया था, 2022 में अपना उम्मीदवार दिया था और अब 3 साल के बाद जब उपचुनाव हो रहे हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए तब भी विपक्ष ने अपना उम्मीदवार दिया है। जीत हार बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है, लेकिन एक मैसेज देने की एक कोशिश है विपक्षी पार्टियों की ओर से कि जो नया उपराष्ट्रपति बनेगा वो निर्विरोध नहीं होगा बल्कि विपक्षी पार्टियों की चुनौती का सामना उनको करना हो जाएगा। जीत हार जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये तो आगे सहमति बन जाएगी, लेकिन क्या आसान होगा, क्या मुकाबला कड़ा नहीं होगा? राधा कृष्णन वर्सेस बी सुदर्शन रेड्डी। देखिए, जो कैलकुलेशन है, जो नंबर है वो पूरी तरह से सत्ता पक्ष के साथ है। एनडीए का जो साइज़ है नंबर्स का वो भी बहुत ज़्यादा है और ज़रूर चुनौती दी जा सकती है, चुनौती देने की बात की जा रही है, लेकिन यही चुनौती 2017 में भी दी गई थी, 2022 में भी दी गई थी, लेकिन परिणाम में किसी तरह का असर नहीं पड़ा। हमने कल देखा कि जब सीपी राधाकृष्णन दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुए तो बीजेपी के नेताओं के साथ टीडीपी के सीनियर लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे। जनता दल यू उनको पहले ही समर्थन कर रहा है, दूसरे जो उनके सहयोगी दल हैं उनमें भी किसी तरह का ऐतराज़ नहीं है सीपी राधाकृष्णन के नाम को लेकर। तो ऐसा लगता नहीं कि एनडीए में इस नाम पर कोई विरोध हो या एनडीए का कोई एक दल बी सुदर्शन रेड्डी के साथ खड़ा होता हुआ, इस वक्त तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं है। तो जो मुकाबला है वो एक तरफा ज़रूर आप कह सकते हैं, लेकिन विपक्ष की ओर से कोशिश ये की गई है कि वो एक नैरेटिव बनाए, वो एक तरीके से इस मैसेज को देश के सामने लेकर जाए कि निर्विरोध मैसेजिंग करनी थी और ये आम सहमति बनानी थी। इंडिया गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान करना था और आज वो हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश ये जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे अन्य खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड से विधानसभा में हंगामे की खबर है। विपक्षी विधायकों ने प्रदर्शन किया है, लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं और प्रदर्शन देखने को मिला था। कानून व्यवस्था पर सरकार से सवाल किए गए जिसके बाद प्रदर्शन किया गया और विरोध बढ़ गया। देखिए, आप मत तोड़िए उसको मत तोड़िए। उत्तराखंड की जनता के पैसे से बना हुआ सदन है, जनता के पैसे से बना हुआ सदन है। नहीं, गलत बात। तोड़िए नहीं, प्रॉपर्टी को मत तोड़िए। उत्तराखंड की जनता के बहुत गाड़ी कमाए, प्रॉपर्टी को नहीं तोड़िए। बहुत गलत बात है, प्रॉपर्टी मत तोड़िए। बहुत आपकी भी प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड की प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड की जनता की प्रॉपर्टी है। आप मत तोड़िए उसको मत तोड़िए। उत्तराखंड की जनता के पैसे से बना हुआ सदन है, जनता के पैसे से बना हुआ सदन है। नहीं, गलत बात। तोड़िए नहीं। विवाद इस कदर बढ़ जाता है कि प्रॉपर्टी तोड़ी जा रही होती है और विधानसभा अध्यक्ष यहां पर साफ तौर पर निर्देश दे रही होती हैं कि आप इस तरीके से प्रॉपर्टी को नुकसान मत पहुंचाइए। और अवनीश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अवनीश, विधानसभा की प्रॉपर्टी
को तक यहाँ पर नुकसान पहुंचाया जा रहा था। हंगामा इस कदर बढ़ जाता है कि यहाँ पर अध्यक्ष बोलती हुई सुनाई दे रही हैं कि आप जो विरोध कर रहे हैं, जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं वो गलत है। कौन कौन से मुद्दे उठाए गए थे, क्यों इस तरीके से विरोध बढ़ गया और किस बात का प्रदर्शन हो रहा था? देखिए, बिल्कुल ये जो है मामला, ये जो पंचायत चुनाव है उसको लेकर के है, उसमें जो धांधली हुई है इसका आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा था। कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाए थे, ये पिछले कई दिनों से चल रहा था। और आज जो विधानसभा गैस स्टैंड में हुई है वहां पर भी इसी को लेकर के काफी हंगामा किया गया, टेबल और लैपटॉप को तोड़ दिया गया। जिसके चलते जब विधानसभा अध्यक्ष खुद ये जो है उनसे आग्रह कर रही थी कि इस तरीके की जो है स्थिति ना खड़ी करें, गरिमामय बनाए रखें सदन को, लेकिन जो विपक्ष था वो लगातार जो है हंगामा करता रहा, टेबल तोड़ दिए गए, जिसकी वजह से जो ये सदन है उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। यहाँ तक कि जिस टेबल से, जिस माइक से मुख्यमंत्री बोल रहे थे वो माइक भी टूट गया है। तो ऐसी स्थिति जो है जो देखने को वहां विधानसभा में मिली है, काफी जो है इसकी निंदा भी हो रही है। और ये चीजें जो वो बताई गई है कि इस तरीके का ये कोई तरीका नहीं था कि आप इस तरीके से अपनी बात को रखें। और लगातार ये जो नैनीताल में जो हुआ है इसको लेकर के जो पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप जो है विपक्ष कांग्रेस लगा रहा है। बिल्कुल, और लगातार इससे पहले भी इसको लेकर आरोप लगाए गए थे, दावा किया गया था, तब भी विरोध देखने को मिला था। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई, लेकिन मुंबई में एक बड़ी आफत यह है कि बरसात रुक नहीं रही है, बारिश रुक नहीं रही है। और खबर मिली है एक हादसे से जुड़ी हुई, मुंबई की मीठी नदी में एक शख्स बह गया है। पवई के पास एक आदमी सैलाब में बह गया। स्थानीय लोग युवक के रेस्क्यू की कोशिश में लगे हैं। मुंबई में पिछले 48 घंटों से बारिश जारी है। देखिए, तस्वीरें भी कैमरे में कैद हो गई हैं। रस्सी के सहारे ऊपर खींचने की कोशिश ज़रूर हो रही थी, लेकिन अचानक से ये सहारा छूटा इस व्यक्ति का और पानी के तेज़ बहाव में ये बहता चला गया। ये तस्वीरें वाकई भयानक तस्वीरें हैं और ये मीठी नदी है जहाँ पर ये युवक अपने आप को, ये शख्स अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। पत्थर को पकड़े हुए था, उसके बाद रस्सी पहुंची, रस्सी को पकड़ने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से ये जो नियंत्रण है वो खो दिया और बहता चला गया ये शख्स। हादसे कई हो रहे हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वाकई भयानक तस्वीरें मिल रही हैं। मीठी नदी में ये शख्स बहता चला गया। अब बताया जा रहा है रेस्क्यू करने की कोशिश हो रही है। पानी का बहाव देखिए कितना ज़्यादा है, जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और मीठी नदी में ये हादसा हुआ है जैसे कि जानकारी मिल रही है। ये देखिए पत्थर के सहारे ये शख्स पत्थर के सहारे कोशिश कर रहा है अपने आप को बचाने की। फिर रस्सी के ज़रिए कोशिश की जाती है लेकिन ये फेल होता है। और शुभम और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। शुभम, क्या इस शख्स का रेस्क्यू किया गया है, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए मुंबई में फिलहाल कुछ घंटों से तेज मूसलाधार बरसात हो रही है, जिसके बाद मीठी नदी में एक शख्स जो है वो बह जाता है। हालांकि उसे बचाने के लिए मौके पर बीएमसी और पुलिस दमकल विभाग की टीम इस वक्त पहुंची है, लेकिन रेस्क्यू जो है अभी भी चल रहा है। और जो ये विजुअल आज तमाम जो दर्शक देख रहे हैं उसमें साफ तौर पर देखिए कि कितनी तेज गति से जो पानी का प्रभाव है वो बहते हुए दिखाई दे रहा है, उसमें व्यक्ति फंसा। देखिए कल भी मीठी नदी में एक 24 साल व्यक्ति की जो है डूबने से मौत हो जाती है और आज एक बार फिर से ये घटना सामने आई है। देखिए मुंबई में आप बरसात जो हो रही है, आफत की बरसात है, कई लोगों के लिए मौत भी जो है वो बनती हुई जा रही है। देखिए बरसात होती है, इस तरह से लोग जाते हैं और बह जाते हैं, बहाव में आ जाते हैं और इस तरह की घटना का शिकार होते हैं। लेकिन फिलहाल शख्स को जो है वो बचाने की कोशिश तमाम दमकल विभाग की टीम हो या पुलिस प्रशासन हो, बीएमसी की टीम हो, वो इस वक्त जुटी हुई है। जी, धन्यवाद आपका शुभम, नजर बना के रखिए, शुक्रिया। और 48 घंटों से हो रही बारिश की वजह से मुंबई की रफ्तार थम गई है। हालात ऐसे बिगड़े कि स्कूल कॉलेजों को बंद करना पड़ा और लोगों से घरों में रहने की अपील की। मुंबई की सड़क पर आप जहां भी नजर डालेंगे पानी ही पानी नजर आएगा। तस्वीरें मुंबई के अंधेरी वीरा देसाई इलाके की देखिए, जहां बारिश के चलते ऐसा जल भराव हुआ कि शहर की रफ्तार थम गई। जहां तहां गाड़ियां पानी में खराब हो गई और इसी जल भराव के बीच कुछ लोग पैदल ही आवाजाही करने को मजबूर दिखे। हालात को देखते हुए मुंबई पुलिस को लोगों से अपील करनी पड़ी कि बहुत जरूरी होने पर ही अपने घर से निकलें। हालात में जो लोग मजबूरन घर से बाहर निकले हैं उन्हें जल भराव के चलते ढेरों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एरोली रेलवे ब्रिज के नीचे इतना ज्यादा पानी भर गया कि गाड़ियां फंसकर खराब हो गई। पुलिस ने प्राइवेट कंपनी से अपील की
कि वो ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम कराए। आज मुंबई के भिवंडी के हालात देखिए। बाजारों में तेज रफ्तार से पानी बहता नजर आ रहा है। दुकानों में पानी भर चुका है। दुकानदारों की शिकायत है कि पानी निकालने की सही व्यवस्था ना होने से हर साल बरसात में यही हालात बिगड़ जाते हैं। बारिश के अलर्ट के चलते आज मुंबई के साथ साथ कोंकण जिले में भी स्कूल कॉलेजेस बंद करने की घोषणा की गई। और बारिश की वजह से मुंबई के अंधेरी सबवे में इतना ज्यादा जलभराव हो गया है कि अंधेरी सबवे को बंद करना पड़ा है। देखिए TV9 संवाददाता जयप्रकाश सिंह की ये रिपोर्ट। मुंबई के अंधेरी सबवे को आज सुबह से बंद कर दिया गया है। लगातार जारी बरसात के कारण अंधेरी सबवे में मोगरे नाले का जो पानी है वो आने की वजह से अंधेरी सबवे बंद किया। पहले मैं आपको मोगरे नाले का पानी दिखाता हूँ। ये देखिए मोगरा नाला, ये लबालब भरा हुआ है। इसकी जो डेंजर जोन है उससे ज़्यादा ऊपर ये नाला बह रहा है। ये नाला जो है अगल बगल की जो बस्तियां हैं, मोगरापाड़ा और नागरदास रोड के जो ड्रेनेज का पानी है वो समुंदर में पहुँचाने का काम करता है। और इसका जो नुकसान है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अंधेरी सबवे पूरी तरह से भर गया है। अंधेरी सबवे को बंद करने से ईस्ट से वेस्ट की ओर जाने वाला जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंधेरी ईस्ट, मरोल पाइपलाइन, शेरे पंजाब, महाकाली से जो आने वाला ट्रैफिक है वो वीरा देसाई, अंबोली, लोखंडवाला, जुहू, वर्सोवा, DN नगर की तरफ जाता है। और ऐसे में ये बड़ा चंक जो है लोगों का, हजारों लोगों को यहाँ से वहाँ आवागमन कराने का काम करता है। अब आपको यहाँ के एक और इलाके की तस्वीरें दिखाते हैं। वडाला इलाके के हालात दिखाते हैं, जहां सड़क और रेलवे ट्रैक सब कुछ जलमग्न हो गया है। वडाला रेलवे स्टेशन से देखिए हमारे सहयोगी संदीप सिंह की रिपोर्ट। मुंबई में पिछले 48 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण मुंबई जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। ट्रेनों की बात करें तो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि लगातार हो रही बारिश के कारण जो है ट्रैक्स पर जो है वो पानी भर गया है और इक्की दुक्की ट्रेन जो है वो आपको देखने को मिल रही है। लेकिन निश्चित रूप से अभी जिस प्रकार का माहौल है, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि ये है मुंबई का वडाला स्टेशन। यात्री जो है वो ट्रैक्स पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखें कि वो ऑरेंज कलर का पोशाक पहने हुए वो गार्ड्स हैं जो ट्रेन की व्यवस्था या यूं कहे कि वो पटरियों पर से पानी निकालने का काम जो है वो देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मुंबई में पिछले 48 घंटे से धुआंधार बारिश हो रही है, इसके कारण मुंबईकरों को काफ़ी जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके विपरीत एक और तस्वीरें मैं दिखाऊंगा कि कैसे सड़क जो है वो जलमग्न हो गया है। मुंबई का वडाला ये इलाका है और सड़क जो है पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। इस बीच मुंबई अंधेरी वीरा देसाई एरिया इलाके में जलभराव के बीच एक मर्सिडीज कार घंटों पानी में फंसी रही। वीरा देसाई इलाके में जो एक मर्सिडीज फंसी थी उसको निकालने के लिए आप देख सकते हैं टोइंग वैन आया है, लेकिन इस टोइंग वैन का आगे का पूरा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के जवान यहाँ पे खड़े हैं और मर्सिडीज को यहाँ से टोइंग कर लेके जाने का प्रयास किया जा रहा है। मर्सिडीज पूरी तरह से आगे का हिस्सा ही नहीं सिर्फ बल्कि पूरा आधा हिस्सा मर्सिडीज का पानी में डूब चुका है। आज सुबह से ही यह मर्सिडीज यहाँ पर पानी के अंदर फंसी हुई थी। यह मर्सिडीज ऑटो लॉक है, जिससे यहाँ से धक्का मारकर निकलना मुश्किल था और कई घंटों के बाद अब इस मर्सिडीज को यहाँ से निकालने के लिए टोइंग वैन बुलाया गया है और इसे इस पानी के अंदर से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि दूसरी जो गाड़ियां हैं, दूसरी जो मर्सिडीज है रोड के दूसरे हिस्से में जो फंसी है वह अभी भी वहीं पर है और उस गाड़ी को निकाला जा रहा है। मर्सिडीज कार के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। और बारिश के बीच आज महाराष्ट्र के ठाणे में लैंडस्लाइड हो गया, जिसमें कई मकान ढह गए। 60 सेकंड में देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें ठाणे के कल्याण की है, जहां बारिश के बीच लैंडस्लाइड हो गया। हादसा नेतीवली हिली इलाके में हुआ, जिसमें 2-3 घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड की चपेट में आकर किसी की जान नहीं गई। हादसे के वक्त लोग काम पर गए हुए थे। लैंडस्लाइड की वजह से बिजली के तार टूटने से बिजली का करंट फैलने की अफवाह से लोग दहशत में हैं। तस्वीरें मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 की हैं, जहां लगातार बारिश की वजह से हाईवे पर पानी भर गया है, जिससे ससुनापघर वसई से मुंबई की ओर जाने वाली सड़कों पर आवाजाही मुश्किल हो गई है। किसी राहगीर ने यहाँ का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है।
मुंबई में बारिश का आलम यह है कि यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया के पास समुद्र में हाई टाइड उठता हुआ दिखाई दिया। अगले कुछ दिन मुंबई में बारिश का यही दौर जारी रह सकता है। वीडियो महाराष्ट्र के नाला सोपारा का है, जहाँ रिहायशी इलाकों में भारी जलभराव हो गया है। पिछले 48 घंटों से हो रही बारिश से हालात इतने ज्यादा खराब हुए हैं। तेज बारिश की वजह से नवी मुंबई के माफको मार्केट में भी इतना ज्यादा जलभराव हो गया है कि पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। जलभराव के बीच गाड़ियां रेंगती नजर आई। अगले कुछ दिन मुंबई में बारिश का यही दौर जारी रह सकता है। और अब महाराष्ट्र के कुछ और इलाकों के हालात आपको दिखाते हैं। अगले कुछ दिनों तक महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। मूसलाधार बारिश ने ठाणे के कलवा, नौपाड़ा और कोपरी इलाकों को जलमग्न कर दिया। मौसम विभाग ने आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। सुबह से बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिसके चलते सड़कों पर आवाजाही कम ही दिखी। जो लोग घरों से निकले उन्हें इस जलभराव का सामना करना पड़ा। अगली तस्वीर ठाणे के डोंबिवली पूर्व रेलवे स्टेशन की है, जहां 3-4 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसका असर रेलवे यातायात पर पड़ा है। रेलवे स्टेशन पर 2 से 3 फीट तक पानी भर चुका है। लगातार बारिश की वजह से जलभराव कम नहीं हो रहा है। लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। अगला वीडियो ठाणे के वंदना डिपो के बाहर का है। यहाँ भी 2 दिनों से बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भर चुका है और लोग परेशान हैं। महाराष्ट्र के पालघर में भी बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। निचले इलाकों के घरों में पानी घुस चुका है। मुंबई से सटे नाला सोपारा में भी तेजी से घरों में पानी भरने लगा है। मुंबई के जोगेश्वरी में मूसलाधार बारिश की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया। सड़कों पर इतनी ज्यादा वाटर लॉगिंग हो गई कि जलभराव में गाड़ियां रेंगती नजर आईं। और अब चलिए बात हिमाचल प्रदेश की भी कर लेते हैं, जहां हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। बिगड़े हालात को देखते हुए कुल्लू में स्कूलों को बंद कर दिया गया है और छुट्टी घोषित की है। कुल्लू जिले के लघघाटी इलाके की ये तस्वीर देखिए। बादल फटने के बाद सैलाब तेज रफ्तार से नीचे की ओर आता दिखा। कहा जा रहा है कि कन्नौर की ऊंची पहाड़ी पर रात करीब 2:30 बजे बादल फटा था। उस समय लोग गहरी नींद में थे। बादल फटने से आसपास के इलाके में मलबे के साथ बड़ी मात्रा में पानी नीचे आ गया। बाढ़ की चपेट में आकर 3 दुकानें, पुल और बाग बगीचे बह गए। घरों को नुकसान की खबर है। पानी के साथ सड़क पर बड़े बड़े पत्थर आ गए, जिसकी वजह से आवाजाही थम गई। कई गाँव का संपर्क पूरी तरह कट चुका है। इससे पहले कुल्लू के बजौरा में लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी वजह से सड़क पर आवाजाही घंटों बाधित रही। बारिश के अलर्ट के चलते कुल्लू सदर में स्कूल कॉलेजेस बंद रखने के आदेश जारी किए गए। अगली तस्वीर हिमाचल के सिरमौर की, जहां बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बारिश के चलते कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिर गए। हाईवे पर आवाजाही थम गई। नेशनल हाईवे 7 पर गाड़ियों की लंबी कतार देखी गई। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग सहित प्रदेश की 389 सड़क इन दिनों बंद है और कई इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई भी ठप है। और राजधानी दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके चलते यमुना के निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। तस्वीरें बता रही हैं कि दिल्ली में यमुना किस कदर उफान पर है। हर तरफ सैलाब नजर आ रहा है। आलम यह है कि यमुना का पानी अब निचले इलाके तक पहुंच चुका है। लोगों के घरों तक पानी ने दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। कई जगहों पर लोगों को छतों पर शरण लेनी पड़ी है। सबसे ज्यादा प्रभाव यमुना बाजार इलाके के लोहापुर के पास दिखाई दे रहा है, जहां नदी का पानी तेजी से बढ़ते हुए किनारों के बाहर निकलने लगा है। पुराना लोहा पुल की तस्वीरें डरा देने वाली है। दरअसल दिल्ली और आसपास के राज्य में हुई तेज बारिश और हिमाचल उत्तराखंड के बांधों से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। यमुना नदी अब खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हम लोग किसी तरह से छत पे रह करके अपनी सामान अंदर ही, घर के अंदर ही डूबा पड़ा है। हम लोग वहाँ देख रहे हैं, बाकी कर कुछ नहीं पा रहे हैं। सारे असुविधा है हम लोगों को। प्रशासन की तरफ से कोई लोग आए नहीं, प्रशासन के तरफ से कोई सहयोग हम लोगों को नहीं मिला है अभी तक। वहीं राजधानी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए आज दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता यमुना बाजार पहुंची और हालात का जायजा। तस्वीरें दिल्ली के यमुना बाजार की हैं, जहां बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा है। लोगों की परेशानी को देखते हुए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता यहां निरीक्षण के लिए पहुंची। लोगों से बात की, लोगों की समस्या जानने की कोशिश की। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब जाने के बाद सरकार सतर्क है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्री प्रवेश वर्मा के साथ कल भी स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने दावा किया कि इस बार दिल्ली में बाढ़ नहीं आएगी, क्योंकि सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। यमुना के जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है। पूरे तरीके से किसी भी लेवल की तैयारी हमारी है
अगर थोड़ी बहुत समस्या आ भी सकती है तो जो फ्लड प्लेन है वहाँ पे पानी आ सकता है, जो कि पता भी है कि आ ही जाता है वहाँ पानी। तो वहाँ पे हमने जनता जो वहाँ पे अपना झुग्गी झोपड़ी या कुछ भी मकान बना करके रह रही है, उनको ताकीद कर दी है हमारे डीएम्स ने कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो उन्हें शिफ्ट होना होगा। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। कटनी की अर्चना तिवारी का 12 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने मानव तस्करी की आशंका जताई। मध्य प्रदेश के कटनी की 29 साल की सिविल की तैयारी करने वाली छात्रा अर्चना तिवारी 12 दिनों से लापता है। अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। वो इंदौर से ट्रेन में सवार होकर रक्षाबंधन मनाने कटनी जा रही थी। भोपाल के रानी कमलावती के पास उसका लास्ट लोकेशन दिखाया गया। अब अर्चना के परिजनों ने मानव तस्करी की आशंका जताई है। उन्होंने इस केस को सीबीआई को सौंपने की मांग की है। वहीं रेलवे पुलिस का कहना है कि हर एंगल से जांच की जा रही है। वो इंदौर से इंदौर बिलासपुर ट्रेन में बैठी थी और कटनी उसको जाना था, मगर कटनी तक नहीं पहुंची। तो उसको लेकर हम लोग लगातार इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अलग अलग एंगल्स के ऊपर हमारी टीमें जो है वो काम कर रही है। ग्राउंड लेवल पे सर्चिंग वगैरह करना है, तो ग्राउंड लेवल की सर्चिंग में हम लोगों ने जो हमारे प्रोबेबल पॉइंट्स हो सकते थे, जहाँ पे जैसे इटारसी में उसका मोबाइल का आईपी लास्ट चला है, तो उसके बाद मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ हो गया है। दरअसल अर्चना इंदौर हाईकोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस भी कर रही थी और सिविल जज की तैयारी भी कर रही थी। 7 अगस्त को नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन से गायब हो गई। ट्रेन के 3rd AC कोच में उसकी सीट पर बैग मिला था। बढ़ते आगे और अब मध्य प्रदेश में भी वोट चोरी के मुद्दे पर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए पूरी खबर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने वोट चोरी का मुद्दा उछाला है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव से 2 महीने पहले 16 लाख वोट बढ़ाए गए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रोजेक्टर पर प्रेजेंटेशन देकर वोट चोरी के दावे किए और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भी धांधली के आरोप लगाए। इस प्रकार से वोट चोरी करके सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर फर्जी जनादेश लेकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। और इसमें चुनाव आयोग की क्या भूमिका रही, चुनाव आयोग ने किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनाने के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाई। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता उमंग सिंघार कहते हैं कि सरकार और चुनाव आयोग की लापरवाही से लाखों संदिग्ध मतदाता सूची में जोड़े गए, जिससे कई विधानसभा सीटों पर चुनाव नतीजे प्रभावित हुए। बिहार से खबर। बिहार के नवादा में राहुल गांधी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी में पार्टनरशिप चल रही है। चुनाव आयोग वोट की चोरी कर रहा है। चुनाव आयोग लोगों का हक छीन रहा है। ऐसे बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट से नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। भाइयों बहनों, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। इस बात से आप सहमत हैं? बिहार इस बात से सहमत है? वहीं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए तो लालू प्रसाद यादव को अपने पिता जैसा बताया। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान उनसे कुमार विक्रांत ने खास बातचीत की। गडकरी जी ने कहा कि मेरे इलाके में राजदीप देसाई को कि मेरे इलाके में 4.5 लाख 3.5 लाख वोट काट दिया और मेरे परिवार का वोट काट दिया। तो गडकरी जी को जवाब देना, क्यों गाली नहीं दे रहे हो, क्यों जवाब नहीं दे रहे हो, क्यों लठेतगिरी कर रहे हो? गांधी को नोटिस आता है कि एफिडेविट दें। राहुल गांधी कहते हैं अनुराग ठाकुर को क्यों नहीं आता? भैया हमको तो समझ में नहीं आता। राहुल गांधी ने अनुराग का नाम नहीं लिया। मैं सिर्फ इतना मैं एक बात आपको बता देता हूँ। एक बार मैं बहुत क्लियर कह दूं कि गडकरी जी के बारे में बोलो ना। गडकरी जी ने आपको कह दिया है कि आप चोरी कर चुके हो।
आपने वोटर काटे, मेरे परिवार का वोटर काट दिया आपने। कहा गडकरी जी ने, क्यों नहीं बोलते हो? एक आपको प्रूफ दे दिया। पूर्व चुनाव आयोग ने कहा कि सही में जो आरोप इन्होंने लगाया उसकी जांच होनी चाहिए।